हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज स्पेशल क्लास है जिसमें दिया गया है कि बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का अधिक उपयोग। ये हम लोग सोशल इश्यूज़ पढ़ रहे हैं। विजन आईएएस की अक्टूबर मंथ वाली मैगजीन है ये, ठीक है। इसमें सोशल इश्यूज़ का जो सेक्शन है, सोशल इश्यूज़ वाला, उसको हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक। ये आज आपका आर्टिकल है कि बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का अधिक उपयोग। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये देखिए थोड़ा कि ये आपका 2023 का GS1 का पेपर है। GS1 का 2023 का पेपर है और इसमें एकदम स्पष्ट तरीके से आप लोग देख लीजिए, ठीक, कि सीधे सीधे यह प्रश्न है। GS1 में 10 नंबर पे प्रश्न आया हुआ है और ये 2023 का पेपर है मेंस का। इसमें लिखा है बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले ली है, ठीक। बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। और सीधा सीधा ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर लिया है, पर ये मोबाइल से तो सोशल मीडिया रेगुलेट होती है। अब इस पर देख लीजिए आप लोग, सीधे सीधे जो है ये एकदम आ रहा है, ठीक। तो अभी मैं आज आपको जब पढ़ा रहा था, पढ़ाने के लिए जब मैं आज बैठा था, तो आज की अखबार की एक हेडलाइन थी, ये देखिए। आज की एक अखबार की हेडलाइन थी कि सोशल मीडिया 50% लोग छोड़ देंगे, ये सर्वे है। ये आज की खबर है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे और साथ साथ जो है क्वेश्चंस जो दिया है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये लिखा है कि हाल ही में क्या हुआ, एक सर्वेक्षण हुआ। इस सर्वेक्षण में क्या है कि 60% जो शहरी बच्चे थे वे सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे व्यतीत करते हैं। ये सर्वेक्षण में ये बात कही गई थी। तो जब सोशल मीडिया पे या कोई जो अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वे सुलभता से उपलब्ध कैसे होते हैं? जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन अगर जब होगा तभी तो सब चीज़ें उपलब्ध होंगी सुलभता से, ठीक। अब वो जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछा हुआ है, उसके पूछने का मकसद क्या था? आप देखिएगा, इंडियन सोसाइटी GS1 में है, ठीक। इंडियन सोसाइटी ये है। तो इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे इसमें, तो ये स्पष्ट तौर पे है कि आप देखिए कि इसमें लिखा है कि सामाजिकरण पर इसके प्रभाव, ठीक है। तो बच्चों पे जो सामाजिकरण का जो प्रभाव पड़ रहा है मोबाइल फ़ोन के जो यूज करने के थ्रू, तो वो क्या है, अब इसमें पेरेंटहुड की भी बात आ गई है। तो सही अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये क्या है कि जो बच्चों तक इंटरनेट की जो पहुंच हो रही है, उसमें कौन कौन से जो हितधारक हैं उनकी भूमिका है। तो अभिभावक है, ठीक। अभिभावक है। इसमें क्या है कि जब आधुनिक समाज में माता पिता क्या है, दोनों ही लगभग कामकाजी होते हैं, ठीक। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि बच्चों को जो दुलारने की जगह मोबाइल फ़ोन ले लिए। अब इसमें क्या है कि बच्चों के समाजीकरण पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक। कैसे पड़ता है तो मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, यूपीएससी GS4 का भी सिलेबस आप लोग देखिएगा तो उसमें लिखा है कि मूल्य विकसित करने में आप GS4 का सिलेबस उठा के देखिए। मैंने इसको पढ़ा दिया हुआ है, GS4 का जो प्लेलिस्ट बनी उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है कि मूल्य विकसित करने में परिवार, ठीक है, परिवार समाज और साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, ये जो है टॉपिक आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा है, परिवार की भूमिका। परिवार में पेरेंटहुड जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब माता पिता का जो संस्कार है, ये यहीं से बुनियादी जो है वो क्या होता है, भाव विकसित होते हैं बच्चों में। और यहीं से जो है ये बच्चा क्या है, सामाजिक जीवन जीना शुरू करता है। सामाजिक जीवन जीने की जो पहली सीढ़ी होती है, पहला पाठ होता है, वो परिवार बताता है, माता पिता बताते हैं, ठीक है। तो ये जो है परिवार ना, अब क्या है कि बच्चों को दुलारने की जगह मोबाइल फ़ोन ले ली है। इससे क्या है, बच्चों के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ रहा है। इसी बात को लिखना है। तो जब हम लोग ये आर्टिकल कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आप लोग अपने आंसर्स में लिखने की स्थिति में होंगे। तो इसमें देखिए कि है कि बच्चों तक क्या है, इंटरनेट को पहुंच प्रदान करने में अलग अलग हितधारकों की भूमिका है। कौन कौन सी? जैसे वर्तमान जो आधुनिक समाज है, वो विशेष रूप से शहरी समाज अगर देखा जाए तो उसमें माता पिता क्या है, दोनों लगभग कामकाजी होते हैं, यानी कि वे काम करने योग्य होते हैं, काम करते हैं, वे नौकरी करते हैं या फिर कहीं अपना बिजनेस वगैरह जो भी सब चीज़ें हैं, मतलब कामकाजी है। इस कारण क्या है कि बच्चों पे वे पर्याप्त समय नहीं दे पाते। ऐसे में क्या होता है कि वर्तमान स्वरूप में आधुनिक समाज में आईपैड किट जैसी एक नवीन अवधारणा विकसित हो रही है। ये बात अगर आप उस वक्त, हालांकि ये तो मैगजीन तो अब की है, बट आपको तैयार रहना पड़ेगा। आईपैड किट के जैसी ये चीज़ को आप लिखते तो आप वैलिडेशन हो जाता। अब आईपैड किट क्या है, उन छोटे बच्चों के लिए प्रयुक्त संज्ञा होती है जो अधिकांश समय आईपैड या अन्य स्मार्ट डिवाइस पर जो है व्यस्त रहता है। इन सब के लिए एक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि माता पिता भी जो है विविध गतिविधियों के द्वारा बच्चों को सोशल मीडिया के प्रति बढ़ावा देते हैं। ऐसी गतिविधियों में क्या क्या शामिल है, जैसे कि सोनोग्राम तस्वीरें जो है अपलोड करना,
जब गर्भावस्था है उसके दौरान अपने अनुभवों के बारे में पोस्ट करना, नवजात शिशुओं की तस्वीरों को अपलोड करना, ठीक है। और मतलब अनेक जो है बच्चों को हाथ में मोबाइल दे देना, सीधे सीधे उन्हें कार्टून्स में दिखाना, उन्हें कहानियाँ सुनाए जाने के बजाय जो है नैतिक शिक्षा देने के बजाय जो उन्हें कार्टून्स दिखाना और अन्य चीज़ें जो आती हैं सब मोबाइल गेम्स वगैरह सब चीज़ें ये हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या है, जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम क्या करते हैं कि डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स के माध्यम से क्या है कि बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं कि जो कंटेंट देते हैं ना, कंटेंट वो क्या है एकदम बच्चों की इसको क्या करते हैं, बच्चों को आकर्षित करती हैं ये कंटेंट्स, ठीक। अब जब कंटेंट देते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत तेज़ी से, जिसमें क्या होता है कि स्क्रीन पे जो रंग होते हैं ना, ध्वनियाँ होती हैं, कहानियाँ होती हैं, बहुत तेज़ी से बदलती हैं। तो जो संवेदनात्मक जो भाव होता है हम लोग का इसमें, इसको बढ़ा देते हैं। तो जो खुशी वाला हार्मोन्स है ना, ये क्या होता है, ये इसका स्राव होने लगता है बच्चों में। तो ये सब बच्चे क्या होता है कि इसलिए आकर्षित होते हैं, ठीक। विद्यालय देखें, विद्यालय में क्या हुआ कि जब महामारी आई थी कोविड वाली, तो शिक्षा की जो नई शिक्षा की जो तीव्रता थी वो क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गई। इससे क्या हुआ कि बहुत जल्दी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के कारण क्या है कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ना, नेगेटिव इम्पैक्ट्स को यहाँ पे बताया नहीं गया, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स लोगों को समझ में भी नहीं आया, और इससे क्या हुआ कि जो है ये मतलब एक तरह से आर्थिक बोझ तो पड़ा ही पेरेंट्स पे, बट क्या है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स न जानने के कारण ये उनके ओवर यूज़ और इसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो अब उभर कर सामने आ रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्या है, डिजिटल विश्व बच्चों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों और तनाव से बचने के लिए क्या है, एक सहायक रूप में आकर्षित करता है। ये भी एक जरूरी है बात है, जो क्या करती है, उसको हितधारक के रूप में कार्य करती है। और सरकार यानी वयस्कों और बच्चों के लिए क्या है, अलग अलग जो विनियमन तंत्र है उसके लिए जो है ये इसका अभाव है। तो अलग अलग हितधारक हैं, जो उनकी चिंताएँ क्या हैं कि जो हितधारक हैं तो वो चिंताएँ क्या हैं कि बच्चों के देख लीजिए तो इंटरनेट के उपयोग से संबंधित उनके अधिकारों को लेकर चिंताएं हैं। निजी क्षेत्र के लिए क्या है कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित मंच बनाने को लेकर चिंता है। स्कूल में डिजिटल साक्षरता से जुड़ी चिंताएं हैं। माता पिता और अभिभावक के लिए क्या है कि बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने को लेकर चिंतित हैं। और ये देखिए सरकार और लोक प्राधिकरण क्या है, ऑनलाइन एब्यूज़ से बचने के लिए कानून लेकर लागू करने को लेकर चिंतित है। तो ये अलग अलग हितधारक हैं और उनके चिंताएँ हैं। तो बच्चों पर जो सोशल मीडिया का नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, इस पर एक तुलनात्मक यहाँ पे जो है प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो इसमें अगर हम पहले क्या देखें, सकारात्मक देख ले। सकारात्मक क्या होता है, इसमें जो बच्चों में सोशल मीडिया का जो है संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है। कई सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस क्या होते हैं, खेलों के माध्यम से पढ़ने लिखने और गणना करने के कौशल सीखने में सहायता कर सकती हैं, ठीक है। सार्वभौमिक जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, वो क्या करते हैं, विश्व भर के लोगों के जो इंटरेक्शंस के दौरान क्या है कि दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करती हैं। और सार्वभौमिक नैतिकता और सार्वभौमिक मूल्यों का आदर करने जैसे जो है इन मूल्यों का क्या बच्चों में विकास हो सकता है, ठीक है। सामाजिक कौशल ये विकसित होता है, ठीक है। सुगमतापूर्वक संचार और बातचीत करने की जो सुविधा होती है वो भी प्रदान करती है, ठीक। अब क्या कि सूचनाओं तक आसान पहुंच जो है सोशल मीडिया विविध विषयों पे प्रचुर मात्रा में जानकारी देता है। रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। कला, लेखन, वीडियो कंटेंट जैसे अलग अलग माध्यम से क्या करते हैं, जो क्रिएटिविटी है उसको बच्चे व्यक्त कर सकते हैं, इसे अपनी विचारों को साझा करते हैं और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो ये सारे जो उपाय हैं ना, ये सारे उपाय क्या करते हैं, सोशल मीडिया जो है ये बच्चों के प्रति सकारात्मक रूप से ये भूमिका निभा रही है, ठीक। वैसे में अगर मैं नकारात्मक रूप से बताऊं तो नकारात्मक रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें है कि साइबर बुलिंग हो गया, ऑनलाइन उत्पीड़न हो गया। ये क्या है, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न और बहिष्कार के शिकार हो रहे हैं, जैसे इसमें क्या है कि भावनात्मक तनाव उत्पन्न हो रहा है। अवसाद जैसी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। फेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा समस्या निकल कर सामने आई है सोशल मीडिया में। एक जो है ये क्या है कि इसमें मनगढ़ंत, शर्मनाक और शत्रुतापूर्वक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, जिसपे क्या है लोग ट्रस्ट भी कर लेते हैं और क्या करते हैं, फेक नैरेटिव का यहाँ पे जो है ये प्रचार होता है, फेक नैरेटिव, ठीक है। ये बिल्डअप होता है यहाँ से फेक न्यूज़ से। बहुत समस्याएं इसकी है फेक न्यूज़ पे, इस पर कोई भी लगाम अभी तक सरकार लगाने में नाकाम रही। इस बात को आपको ध्यान देना है इसमें। हालांकि सामाजिक संबंधों में कमी यही बात को कर लेकर जो है कि बच्चे आसपास के लोगों से मिलने में तनाव महसूस कर सकते हैं। साथ ही क्या है कि अन्य लोगों से संवाद करने के लिए सोशल मीडिया के आदी हो सकते हैं। ये बात जो है यही बात आ रही थी कि बच्चों के सामाजिकरण पर प्रभाव, इसी की बात यहाँ पे यूपीएससी ने सवाल ये किया था, ठीक है। तो जो क्या है कि आसपास से लोगों से मिलने में तनाव महसूस करते हैं, साथ ही लोगों के संवाद करने के लिए सोशल मीडिया के आदी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि वास्तविक और ऑनलाइन रियलिटी की पहचान करने में असमर्थता है, जैसे कि इसमें भेद करने में असमर्थता भी होती है। फेसबुक डिप्रेशन हो सकता है, ठीक। स्क्रीन पर जाने से क्या शारीरिक गतिविधियों में कमी होती है, कम नींद आना, स्वास्थ्य संबंधी जो है अन्य सारी समस्याओं को ये पैदा कर सकता है, ठीक है।
ऐसे में क्या है कि जो वे फॉरवर्ड आपको लिखना ही पड़ता है, वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में अगर हम देखा जाए तो उसमें तो कई सारी चीज़ें निकलकर हमारे सामने आती हैं, जैसे इसमें क्या है कि अभिभावकों का नियंत्रण। अभी क्या है कि इंटरनेट उपयोग को लेकर पेरेंट कंट्रोल सेटिंग का विकल्प चुन सकते हैं। जैसे क्या है कि बहुत सारे जो है चीज़ें उस पर जो है वो छन छन के आएंगी, ठीक है। इस पे बात आती है बच्चों को सशक्त किया जाता है, जैसे क्या किया जा सकता है, जैसे कि सशक्तिकरण में कई सारी तकनीक होती हैं, ठीक। और उनको जो है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग को लेकर के बहुत सारे जो है नवीनतम सॉफ्टवेयर और गोपनीयता सेटिंग साथ अपडेट करना चाहिए। इससे क्या है कि कम से कम डेटा संग्रहण हो सके। विनियमन करें, सरकार क्या करें, ऐसी कानून और नियम बनाए जो बच्चों की जो ऑनलाइन निजता की रक्षा करे, साइबर बुलिंग को रोके। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इंटरनेट प्रदाता के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, आईएसपीज होते हैं, ठीक है, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें जो चिल्ड्रन फीचर्स की जो मतलब चिल्ड्रन सेंट्रिक फीचर्स हो, ठीक है, फंक्शंस हो, रिपोर्टिंग हो, फीडबैक तंत्र हो, जिससे क्या है कि जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण और अन्य जो दुर्व्यवहार है उस पर वे प्रतिक्रिया दे पाएँ और उनको रोका जा सके। विद्यालय जो है वो प्रभावी रूप से उसका जो है सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए, टीम वर्क की भावना हो, फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहल को बढ़ावा दी जाए। बाल ऑनलाइन सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU दिशा निर्देश 2020 को जो है इसको अपनाया जा सकता है। ये बात आपको यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस आपको जो पूछा जाता है उसमें ना उसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे उसमें समझने के लिए अगर मैं बताऊँ तो कुछ आपको बता दूँ। जैसे देखिए इसमें अगर आपको प्रश्न लिखना ही रहेगा तो आप इसका फ्रेमवर्क क्या लिख सकते हैं। मैं आपको फ्रेमवर्क बता दूं। इसमें इसे आत्महत्या वाला तो जो है इसको तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें पहले वाला जो आर्टिकल्स थे इसके आत्महत्या की जो बढ़ते मामले उस पर रिपोर्ट आई थी, मैगजीन में मैंने कराया हुआ है, ठीक। अब इसमें देखिए कि बच्चों को दुलारने की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली है, ठीक है। तो नवीनतम जो डेटा है, सर्वेक्षण है, उससे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। जो मैंने आपको बताया उस मैगजीन में उसी डेटा से आपको शुरुआत कर सकते हैं। पिछले साल भी ये मैगजीन में ये वाला आर्टिकल था, ठीक है। उस वक्त कुछ और रिपोर्ट्स और डेटा थे। इसके बाद क्या है कि अब मोबाइल फ़ोन्स के जो अब ये क्या है, बच्चों को दुलाने की जगह मोबाइल फ़ोन क्यों ले ली है, इस पर डिस्कस थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक। क्यों ले ली है, क्या क्या बदलाव आए हैं, ठीक है, ट्रेंड्स क्या रहे, 4-5 पॉइंट लिखिए। अब इसके बाद लिखिए कि सीधे सीधे हेडलाइन डालिएगा, बच्चों के सामाजिकरण पे प्रभाव, ठीक। सामाजिक अब ऐसे में वो हालांकि कनेक्टिंग वर्ड रहे, ऐसे में बच्चों में सामाजिकरण के प्रभाव लिख करके नीचे उसके जो है सामाजिकरण पे प्रभाव पे उसको लिखिए आप लोग कि इसे स्वास्थ्य के प्रभाव, ठीक है। बच्चों मिल नहीं सकते, मिलने में जो है सामाजिकरण की भावना जो उनके अंदर डेवलप नहीं होगी, लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे, हिचकिचाएंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, फिर उनके ऊपर जो है बहुत सारे मानसिक दबाव होगा, अवसाद होगा, तमाम चीज़ें हैं वो जो है आप उसको हेडिंग डालकर पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके आप बना सकते हैं अपने आंसर्स को फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो अब आता है सर्कुलर माइग्रेशन। सर्कुलर माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है। अब इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है सर्कुलर माइग्रेशन पे, कोविड के समय जो है ये आर्टिकल मैंने लिखा हुआ था कब से करीब 3-4 साल पहले। वो जागरण में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आर्टिकल है, ठीक है, ये दैनिक जागरण में आर्टिकल लिखा था। मैं उसका आर्टिकल का पीस शेयर कर दूँगा, ये उसका ऑनलाइन वर्जन है मेरे पास। एडिटोरियल देखिए, एडिटोरियल है इसमें कि देश भर में श्रमिक और कामगारों की घर वापसी के बाद चुनौती, ठीक है। ये मैंने इसको लिखा था, जैसे मेरा नाम है यहाँ पे शिवांशु राय, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के बाद जो है ये समस्याएं उभर के सामने आई थी। तो ये क्या है, उस पर मैंने आर्टिकल लिखा था कि क्या है कि प्रवासन क्या होता है, कि देखिए ये उस वक्त कोविड-19 में मैंने लिखा था, ठीक है। तो क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास क्या कहता है, विस्थापन कहलाता है, ठीक। यह प्रवृत्ति क्या होती है, अनेक रूपों में देखी जाती है, ठीक। तो भारत में क्या है कि अगर देखा जाए भारत में तो सबसे एक बात आप निकल के सामने आएगी कि वो क्या है कि मुख्यतः गांव से लेकर शहरों की ओर पलायन जो है शुरू से देखा जाता है, ठीक है। तो रोजगार क्यों होता है कि रोजगार की आवश्यकताओं की उपलब्धता होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं की मौजूदगी होती है, चकाचौंध भरी जिंदगी होती है और बेहतर जीवन जीने की अभिलाषा होती है। उस क्या करती है, लोगों को शहरों की ओर जो है इसको आकर्षित करती है। हालांकि क्या है अब जो है कि अनियोजित शहरीकरण, अनियंत्रित विकास और असंतुलन जीवन शैली क्या है, इसी की देन मानी जाती है कि लोग मतलब अंधाधुंध तरीके से गांव से शहरों को प्रवास कर जाते हैं। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है इन्हीं लोगों की हो रही है जो रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर आए थे। वे उस वक्त मैंने लिखा था, ऐसे 2-3 साल पहले ही, ठीक है।
अब क्या है कि जो पुनः विस्थापन बात करिए तो इसमें मैंने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हुआ था, इसमें बहुत बड़ा आर्टिकल था, ये काफ़ी लंबा था। इसमें मैंने लिखा था कि जो पुनः विस्थापन क्या होता है, कि पुनः विस्थापन ये क्या होती है कि बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है। अब इसमें मतलब कि एक बार आप विस्थापन कर गए, फिर वापस जो है किन्हीं कारणों से वापस आना, यही आपका पुनः विस्थापन होता है, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा था कि बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके अलावा सरकार को क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा था। तो ये मेरा नाम भी है, इसमें देखिएगा लॉकडाउन इंडिया, इस पर लिखा हुआ था। लॉकडाउन के समय ही कब का है, 2020 का है, यहाँ से 3 साल पहले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आ रही थी सामने, ठीक। तो ऐसे में ये आर्टिकल जो है क्या है, चक्रीय प्रवासन पे है, ठीक है। तो कई विशेषज्ञों के अनुसार क्या है कि भारत में जो आंतरिक प्रवास होता है लगभग सदैव क्या है, चक्रीय रहा है, ठीक है, चक्रीय रहा है। इसके तहत क्या है कि प्रवासियों का जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर क्या होता है, मौसमी प्रवास होता है, ठीक। प्रवास की कोई मानक, चक्रीय प्रवास की कोई मानक परिभाषा तो नहीं है, पर क्या है कि सामान्य तौर पे क्या है कि इमिग्रेशन और वापसी से बार बार जो होने वाली जो घटना होती है, प्रवास की घटना होती है, ये जो है प्रवासन की समस्या है, उत्पन्न करता है, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है कि लोगों द्वारा अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या होता है, किसी अन्य स्थान पर बसने की बजाय क्या है, काम की उपलब्धता होने की स्थिति में जो है स्थानांतरण होता है। उसी कारण से जो है अनुबंध आधारित कार्य के लिए जो है स्थानांतरित होना, ये क्या होता है, चक्रीय प्रवासन होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग चक्रीय प्रवास करते हैं, तो जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, चक्रीय प्रवास करते हैं, जैसे दूसरे देश, शहर, स्थान में मौसमी तौर पर जो रोजगार उपलब्ध होगा उसको प्राप्त करने के लिए जाएंगे, ठीक। तो चक्रीय प्रवासन को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो ये कारक हैं कि परिवहन के त्वरित और आसान साधन व आधुनिक संचार व्यवस्था। अब क्या है कि कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चक्रियता से जुड़े कारक जो हैं, जैसे क्या है कि कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसमें रोजगार जो है पूरे साल उपलब्ध रहता नहीं है, ठीक। तो जब रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो लोग फिर क्या करते हैं, जब फसल बुआ जाएगी और काटने के समय में उसके बीच में अंतराल होता है 3 से 4 महीने का, उस वक्त लोग प्रवास करते हैं और जो होता है क्या है कि वो अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदारीकरण के बाद क्या है कि असमान विकास ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। सामाजिक संपर्क में वृद्धि के कारण क्या है, अधिक संख्या में जो युवा होते हैं वो शहरी केंद्रों को आकर्षित होते हैं। विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार वृद्धि से जो लोग भी वो क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। तो प्रवासी चक्रीय प्रवास के कुछ लाभ भी होते हैं। तो भारत के समझ जो कौशल सारी चुनौतियाँ भी हैं, सरकार के कुछ प्रयास हैं, आगे की राह है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे तो समझ चुनौतियाँ क्या है कि जो नियोक्ताओं द्वारा शोषण होता है, पहली चीज़ तो ये बात है। असुरक्षित और अस्वच्छ कार्य दशाएँ होती हैं। सामाजिक सोशल सिक्योरिटी का अभाव होता है। न्यूनतम मजदूरी से श्रम मानदंडों का उल्लंघन होता है। रोजगार की जो प्रकृति होती है निर्वाह स्तर की होती है, इसलिए जो बचत और परिसंपत्ति निर्माण के जो अवसर होते हैं वो सीमित होते हैं। प्रवास संबंधी डेटा का अभाव है। इसकी व्यापकता के संबंध में जानकारी बहुत कम है, इसलिए क्या है कि प्रवासियों को सरकार से बहुत कम नीतिगत सहायता मिलती है। प्रवासी जो होते हैं गंतव्य क्षेत्रों में राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल हो नहीं पाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो पॉलिटिकल जो है वो वहाँ पे सब चीज़ें पॉलिटिकल सिस्टम में इस्टेब्लिश हो नहीं पाते और वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं। तो और क्या होता है, इसलिए वो शोषण भी अधिक होता है। और ज़्यादातर जो प्रवास होता है तनाव और अभाव की वजह से होता है, इसलिए क्या है कि जो चक्रीय प्रवासी होते हैं वंचित समूहों से और लगभग निरक्षर यानी कि जो है साक्षर नहीं होते हैं, ठीक है। सामाजिक अलगाव, भाषा संबंधी बाधाएं, रोजगार की अनिश्चितता और फिर क्या है कि जो मेजबान राज्यों में प्रवासी विरोधी भावनाएं जो होती हैं, ये सारे मुद्दे जो हमको झेलने पड़ते हैं। अभी हाल ही में देखे होंगे, अभी डीएमके के पार्टी के नेता ने बिहार और यूपी के जो लोग हैं उनके मजदूरों पर जो है अशोभनीय टिप्पणी की है। अभी आज ही की घटना है, परसों की घटना है, कल या परसों घटना है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, ये विरोधी भावनाओं को भी समस्या यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कुछ उपाय किए गए हैं, सरकार ने कुछ उपाय किया है। क्या उपाय किया है कि अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979 को बनाया है, जो अंतर्राज्यीय प्रवासियों के लिए जो है कामकाज की बेहतर दशाएं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्व्यवहार, शोषण से सुरक्षा ये सुनिश्चित करता है। कौशल वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान करता है, ठीक। अन्य कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चला रही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चला रही है, ठीक। इसमें क्या है कि प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु के कारण जीवन और दिव्यांगता से जुड़े बीमा कवर किए जाते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना भी सरकार चला रही है। इसके लिए क्या है कि जो मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था से जुड़ी जो है सामाजिक सुरक्षा यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। ऐसे में आगे की राह हमें क्या करनी चाहिए, जो आर्टिकल में मैंने बताया था ना उसको, उस वाले सब चीज़ों को भी आप चाहे तो अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। मैं उस आर्टिकल को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम है मेरा स्टडी फॉर ISPCS, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करिए। वहाँ प्रीलिम्स संबंधित रोज़ कुछ ना कुछ फैक्ट्स डाले जा रहे हैं, उसको पढ़ते रहिएगा आप लोग, ठीक है। अब ऐसे में आगे क्या है कि चक्रीय प्रवास पे एक व्यापक डेटा जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर संग्रह किया जाए, ठीक है। और पीरियोडिक लेबर फोर्स जो ये सर्वेक्षण होता है ना, ठीक है, उसका जो है सर्वे ये किया जाए, PFLS।
PLFS जो है, और कम लागत पर बीमा पॉलिसी, व्यावसायिक सुरक्षा और कौशल वृद्धि योजनाओं के रूप में सोशल सिक्योरिटी कवरेज दी जाए। ठीक, श्रम कानूनों का रेगुलेशन किया जाए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय प्रवास परिषद का गठन हो। ठीक, और प्रवासी श्रम बल को औपचारिक आर्थिक ढांचे में शामिल करने के लिए समर्पित सरकारी नीतियां तैयार की जाए, प्रवासी अधिकारों के मजबूत संरक्षण दी जाए और शोषण और दुर्व्यवहार संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे निकल कर सामने आती है। अब आता है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हाल ही में न्यूज में क्यों रहा कि जो है वैश्विक भूखमरी सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, बीपीएससी में ये सवाल स्टेट पीसीएस और हमेशा सिविल सर्विसेज के लिए बनते ही हैं। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। जो ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसको कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड यानी आयरलैंड का जो मानवतावादी संगठन है और वेल्ट हंगर हिल्फे जो है जर्मनी के जो एनजीओ है वो मिलकर जारी करते हैं। ठीक है, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बारे में आपको इसमें ध्यान देना है। अब क्या है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ये क्या है कि एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग कौन करता है? वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी के स्तर को मापने के लिए और निगरानी करने के लिए करते हैं। इसमें अलग अलग देशों का स्कोर होता है। इसके लिए 4 संकेतक का उपयोग होता है। तो 4 संकेतकों को ध्यान देना, यूपीएससी यहाँ फोकस करता है कि कौन कौन से संकेतक हैं। तो अंडर न्यूरिशमेंट यानी अल्प पोषण, यानी कि कम कैलोरी वाली जो ग्रहण करने वाली जनसंख्या के हिस्सों को ये व्यक्त करता है। बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक, और ये मतलब इसमें क्या है कि कम 5 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे होते हैं उसकी संख्या दिखाता है, जिसमें क्या है कि वजन के हिसाब से उनकी लंबाई ना हो। बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों की मृत्यु दर होती है उसी को बाल मृत्यु दर के ये दर्शाता है। और चाइल्ड स्टंटिंग ये क्या करता है? 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों के देता है जिनकी लंबाई क्या है, उम्र के हिसाब से कम है। ठीक है, अल्प पोषण की से। तो 4 संकेतक हैं, इसी के आधार पर जो है ये होता है। ठीक है, अब इसमें भारांश हैं बहुत सारे। तो ये अल्प पोषण, ठिगरापन, बाल दुबलापन, बाल मृत्यु दर, इसी पे जो है ये आता है। ठीक है, तो आप ये पैमाने की तीव्रता है, मतलब अगर 50.0 से अगर मतलब ये तो हो गया तो फिर क्या है, ये अधिक हो गया तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। और सबसे कम कितना है? 9.9 से अगर कम रहा या उसे इक्वल रहा तो फिर वो जो है कम है भूखमरी सूचकांक। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि जो प्रमुख बिंदुएं हैं वो क्या है। ठीक है, तो भारत का पहले देख लेते हैं। भारत वैश्विक जो भूखमरी सूचकांक है 125 देशों में 111वें स्थान पे है। बहुत खतरनाक स्थिति है भारत में भी, तब तो 111वें स्थान पे है। ये बहुत चिंताजनक है। ठीक है, गंभीर श्रेणी में भारत है, यानी कि अब भारत का जो स्कोर है वो कितना है? 28.7 है। ठीक, अब ये भारत में जो चाइल्ड वेस्टिंग है यानी बाल दुबलेपन है, इसकी जो 18.7% है, विश्व में सबसे सर्वाधिक है। यह आंकड़ा क्या करता है? देश में अल्प पोषण की गंभीर स्थिति दर्शाता है। महिलाओं में जो एनीमिया है वो कितना है? वो जो है आपका 58%। ये बड़ी खतरनाक स्थितियां हैं। ठीक, अभी क्या है इसमें वैश्विक रूप से देखा जाए तो भूखमरी के खिलाफ दुनिया में प्रगति काफ़ी हद तक रुकी हुई है। ठीक, कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, फिर इसके बाद अभी जो इजराइल वाला युद्ध चल रहा है, इसके कारण क्या कई सारे जो है ये संयुक्त प्रभाव को इसमें इसी कारण ये जो है भूखमरी जो है बढ़ती जा रही है। ठीक, अब क्या है कि भारत की आपत्ति इस पर क्या आई कि सूचकांक तैयार करने की जो अब भारत ने इसको सिरे से नकारा और उसने बोला कि जो है भारत की आपत्ति ये थी कि सूचकांक तैयार करने की जो पद्धति संबंधी मुद्दे हैं इसमें क्या है कि 4 में से 3 संकेतक क्या है बच्चों के स्वास्थ्य से हैं, तो भारत की संपूर्ण आबादी को प्रतिनिधित्व नहीं करते। ठीक, अब बाल ठिगनापन, दुबलापन, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर के लिए क्या है भूखमरी के अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, जैसे कि अस्वच्छ पेयजल, अस्वच्छता की कमी, अनुवांशिक कारण, प्रदूषित पर्यावरण और भोजन का सही तरीके से सेवन नहीं करना, ये सारे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है भूखमरी की स्थिति हो। ठीक है, तो भारत ने इस बात को अपना तर्क दिया। सैंपल के आकार का छोटा होना, अब क्या है कि जो चौथा संकेतक है अल्प आबादी का अनुपात, 3000 लोगों के लिए जो है सैंपल साइज के टेलीफोन संवाद के लिए जो है ओपिनियन पोल पे ये है। ठीक है, अब एक बात आता है कि सैंपल जो है बहुत छोटा लिया गया। भारत से ये बात कही गई कि आबादी अधिक है, 3000 लोगों का सैंपल लिएगा। ठीक है, डेटा का उपयोग क्या है कि अब बाल जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है बाल दुबलेपन के लिए जो पोषण ट्रैकर की डेटा वगैरह क्या है NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो जारी जो बाल दुबलेपन संबंधित डेटा है ना उसका उपयोग किया गया है। इस पर भारत ने आपत्ति दर्ज की है। ठीक, पोषण ट्रैकर की डेटा को यूज करना चाहिए था, भारत सरकार ने ये बोला। ठीक है, पोषण ट्रैकर के जो मतलब ट्रैकर पोर्टल पर जो डेटा है उससे पता चलता है कि 5 वर्ष से कम आयु के जो कुल 7.24 करोड़ बच्चों में बाल दुबलेपन की व्यापकता कितनी है? मात्र 7% है। ठीक, पर इसने क्या खोला, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसने क्या लिया? NFHS जो है यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया था उसी की डेटा को इसने लिया, इसने पोषण ट्रैकर की डेटा को नहीं लिया। ठीक है, इस पर भी भारत क्या है कि जो है
आपत्ति जताई। हालांकि जो है WHO ने क्या बोला कि पोषण ट्रैकर को पोषण पर नियमित प्रशासनिक डेटा को क्या बोला, त्रुटिहीन से प्रसारित करने वाले एक उत्कृष्ट पोर्टल के रूप में मान्यता दे दी। मतलब एकदम त्रुटिहीन है, त्रुटिहीन बताया इसने, ठीक ना। तो WHO ने बताया इसमें क्या है कि एक उत्कृष्ट पोर्टल है, त्रुटिहीन है। और हालांकि जो ग्लोबल 100 इंडेक्स था उसने इसको नहीं लिया पोषण ट्रैकर को, ठीक, उसने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लिया। तो भारत क्या है, इन सारी चीज़ों पर जो है आपत्ति जताया, ठीक है। तो भारत के द्वारा भूखमरी से जो निपटने के लिए शुरू की गई पहले कौन कौन सी हैं, तो ये आप देखिएगा GS2 का अगर सिलेबस उठाएंगे आप, उसमें तो भूख संबंधित मुद्दे हैं। ये जो आपको दिख रहे थे, ये GS2 का जब सिलेबस देखिए, गरीबी और भूख संबंधी विषय, ये सीधे सीधे GS2 का टॉपिक है आपको, जो ग्लोबल 100 इंडेक्स है, ठीक है। तो आप इसको GS2 का जो टॉपिक है उसके खिलाफ भी आप इसको लिख सकते हैं कि क्या है कि भारत ने NFSA यानी कि जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को लाया। ये क्या करता है, भोजन का जो अधिकार है उसको कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है। इस बात को आपको प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान देना है कि जो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2018, ये क्या करता है, भोजन के अधिकार को, यानी कि जो आपका भोजन का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार के रूप में ये मान्यता देता है, ठीक है। 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो है मुफ्त खाद्यान्न दे रही है, 5 किलो राशन हर महीने दे रही है। उसकी जो है अवधि भी बढ़ा दी गई है 2023-24 तक ले, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये क्या है, पंजीकृत महिलाओं को क्या करती है, पहले बच्चे के जन्म संबंधी जो है गर्भावस्था के दौरान क्या करती है, इसमें पारिश्रमिक और सहायता और पौष्टिक भोजन के लिए 5,000 रुपये देती है। पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि पोषण मानदंडों के अनुसार बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। पोषण ट्रैकर है, ये जो आप डेटा बता रहे थे ऊपर ना कि पोषण ट्रैकर पे जो डेटा था उसको नहीं लिया है इसने ग्लोबल 100 इंडेक्स में। ये रियल टाइम आधारित डेटा निगरानी प्रणाली है, इसमें रियल टाइम पे जो है डेटा को ट्रैक करते हैं, पोषण की प्रगति को ट्रैक करते हैं, सेवा वितरण की जो आपूर्ति श्रृंखला में जो गैप है उसको पहचानने में यहाँ पे मदद मिलती है। ईट राइट मूवमेंट यहाँ पे लगाया गया, इसका चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि सुरक्षित, स्वस्थ और संधारणीय भोजन सुनिश्चित किया जाए, देश की खाद्य प्रणाली को रूपांतरित करना है, ठीक है। तो आप देखिए ग्लोबल 100 इंडेक्स क्या है कि ये जो है ये क्या है कि इसमें आप अगर आप अपने आंसर्स को लिखेंगे, जैसे ये जो GS2 का आपने देखा सिलेबस, ये GS2 का जो सिलेबस है, एक सेकेंड, ये GS2 का जो सिलेबस आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है गरीबी और भूख संबंधी विषय, इसमें क्या है, भूख संबंधी विषय में आप अगर अगर क्वेश्चन आएगा तो शुरुआत आप क्या कर सकते हैं, ग्लोबल 100 इंडेक्स की शुरुआत हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हैं कि भारत में इसकी स्थिति ऐसी है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हालांकि सरकार की जो पहले हैं वो आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से जो ये मुद्दे हैं भारत में ये भी है, और निष्कर्ष भी यहाँ से आप ले सकते हैं। उससे क्या है, ग्लोबल 100 इंडेक्स क्या है, विविध संकटों के कारण भूखमरी खिलाफ वैश्विक संघर्षों को उजागर करता है। ग्लोबल 100 इंडेक्स तैयार करने के लिए जो पद्धति है वो क्या है, भारत सरकार द्वारा आलोचना की गई। ये क्या करती है कि ये सटीक आकलन के समझ चुनौती को रेखांकित करती है। हालांकि क्या है कि भारत को अपनी जो ये ग्लोबल 100 इंडेक्स की खामियों को, मतलब इसके बावजूद क्या करना चाहिए, भारत को अपनी कुपोषण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ठीक। सरकार द्वारा चलाई गई जो पहले हैं उसको पोषण को लक्षित करती हैं, फिर भी क्या है कि भूखमरी और कुपोषण से निपटने के लिए नीतियों का बेहतर लक्ष्यीकरण, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको अपने आंसर्स में लिखना है, ठीक है। नीतियों का बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए क्या है, अलग अलग जो उत्तरदायी कारक हैं उसकी गहराई से समझ और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये आपने यहाँ पे 2-3 चीज़ देखें कि ये वाला आर्टिकल था वो क्या था, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, GS2 डायरेक्ट रिलेटेड था। और यहाँ मैंने आपको चक्री प्रवास पे एक आर्टिकल बताया जो मैंने लिखा था, और आपको 2023 का पेपर बताया मैंने कि ये 2023 के पेपर में ये चीज़ें जो है पूछी गई थी, इससे संबंधित था, ठीक है। तो सोशल इश्यूज़ को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसके नीचे वाला जो है वो स्पोर्ट्स संबंधित था, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। और उसके नीचे जो है न्यूज एंड शॉर्ट्स को भी ये क्लासेस उसके पहले की क्लासेस में हो चुकी हैं। तो हम लोग आज ही 2-2 क्लास लेकर कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अब नवंबर मंथ की मैगजीन आ गई है, तो हम लोग नवंबर मंथ की मैगजीन को शिफ्ट होना है। तो बस मुझे क्या पढ़ाना है इसमें पढ़ाना है आपको साइंस एंड टेक बस अब पढ़ाना है, ठीक है। साइंस एंड टेक को आपको मैं पढ़ाऊंगा और इसके साथ साथ जो है ये आपकी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे QR कोड स्कैन करिएगा, विजन ऐप पे क्विज दीजिएगा, क्विज देने से ही आपका जो है सारी चीज़ें जो है वो आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या कमी है, वो आपको यहाँ मदद मिलेगी। अगर आपको जो भी कुछ समस्या आ रही हो तो ये आप वीडियोज़ को दोबारा देख लीजिएगा, नहीं आ रहा अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और आपको जो है जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको इसमें ध्यान देना है प्रीलिम्स के लिए, जो गरीबी के सूचकांक है भारत, इसमें भूखमरी का सूचकांक में भारत क्या है, 101वें स्थान पे है। सवाल पूछ सकता है। धन्यवाद।